बैग हेड कहानी की शुरुआत में हमें द क्वीन हेड नाम का एक बार दिखाया जाता है जो कि अब बंद हो चुका था और उस घर का प्रेजेंट ओनर जिसका नाम ओवेन होता है वो उस घर में अकेला ही रहता था। लेकिन तभी उसके घर के बाहर नील नाम का आदमी आता है। ओवेन उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या चाहिए, तो वो उसे $2000 देता है और कहता है कि उसे उसके बेसमेंट में जाना है उस लेडी से बात करने के लिए। ओवेन उससे कहता है कि वो नीचे नहीं जा सकता और उसे तुरंत वहां से भगा देता है। उसके बाद ओवेन एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जो कि उसने उस जगह के नेक्स्ट ओनर के लिए बनाई थी। वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी एक स्पेशल टेनेंट के साथ आती है जो कि बेसमेंट में रहती है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो कोई भी नेक्स्ट ओनर बनेगा उसका नाम इसके साथ जुड़ जाएगा और वो कभी भी इस घर से दूर नहीं जा पाएगा। उसके बाद वो नीचे जाता है और इस मिस्टीरियस लेडी को चेयर से बांध देता है और जब उसे आग लगाने के लिए जाता है तो उसमें खुद ही आग लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब ये मिस्टीरियस लेडी कौन थी और बेसमेंट के बाहर क्यों नहीं जा सकती थी, हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद हमें ओवेन की बेटी आयरिस दिखाई जाती है जो कि अपनी दोस्त केटी के साथ रेंट पर रहा करती थी। ओवेन ने उस घर के लिए अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ दिया था, इसीलिए आयरिस अपने पिता से नफरत करती थी। लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि उसने उसे छोड़ा क्यों था। तभी आयरिस को एक एजेंट का कॉल आता है जो उससे कहता है कि उसके नाम एक प्रॉपर्टी है, तो वो उससे मिलने आए। तभी आयरिस को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसके पिता की मौत हो गई है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और फ्लाइट पकड़कर अपने पिता के पास जाती है जहां पर उसकी लाश को देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी वहां पर वो एजेंट आता है जो उसे बताता है कि उसके पिता के नाम एक पुरानी प्रॉपर्टी है और वो उस प्रॉपर्टी को किसी और को बेचना चाहते थे, इसीलिए उसे उसके साइन चाहिए होंगे और उसे उसके अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। आयरिस उससे कहती है कि वो उस प्रॉपर्टी को देखना चाहती है, तो अब वो उसे उस प्रॉपर्टी में लेकर जाता है जिसे देखकर आयरिस बहुत खुश हो जाती है। एजेंट उसे बताता है कि ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा पुरानी है और इसे रिनोवेट करने में बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, तो वो साइन कर दे। ये सुनकर आयरिस उससे कहती है कि वो इसी प्रॉपर्टी में रहेगी और उसे सोचने का कुछ टाइम चाहिए। ये सुनकर एजेंट उसे टाइम दे देता है। दरअसल वो एजेंट इस बात को अच्छी तरह जानता था कि बेसमेंट में वो मिस्टीरियस औरत रहती है, क्योंकि उसके पिता ने उससे कहा था कि वो इस प्रॉपर्टी को बेच दे, लेकिन एजेंट उसे कुछ नहीं बताता। रात को जब आयरिस वहां पर रह रही होती है तो उसे वो प्रॉपर्टी काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। वो अपनी दोस्त केटी को भी इस प्रॉपर्टी के बारे में बताती है और कहती है कि ये प्रॉपर्टी बहुत ही बड़ी है और वो इसे बेचना नहीं चाहती। केटी उससे कहती है कि वो भी वहां पर आ रही है। तभी रात को आयरिस को बेसमेंट से कुछ आवाज आती है जहां पर वो देखती है कि उसके दरवाजे पर कुछ स्पेल्स लिखे हुए हैं। ये देखकर वो उसके अंदर जाना चाहती है, लेकिन उस बेसमेंट की चाबी उसके पास नहीं थी। तभी उसे घर में किसी का एहसास होता है और तभी उसे वहां पर एक आदमी दिखता है जो कोई और नहीं बल्कि नील था। आयरिस उसे घर से निकलने को बोलती है तो नील उससे कहता है कि वो यहाँ उसे चोट पहुंचाने नहीं आया है, बल्कि वो यहाँ बेसमेंट वाली लेडी से मिलने के लिए आया है। उसे अपनी मरी हुई बीवी से बात करनी है। ये सुनकर आयरिस हैरान हो जाती है और कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता, तो वो उसे $4000 देता है और कहता है कि उसे बस एक बार उससे बात करनी है। अब आयरिस उसके पैसों को देखकर उसे कल दोबारा आने को कहती है। ये सुनकर नील खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन आयरिस अपने एजेंट के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करना चाहती है, लेकिन एजेंट उससे कहता है कि उसका पिता ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन वो उससे कहती है कि वो अपने पिता की तरह नहीं है, तो वो उसकी बात मानकर एक डीड पर उससे साइन करवाता है जिससे कि अब वो उसकी ऑनर बन जाती है। वो एजेंट उसे सारी चाबियां दे देता है और उसे एक कैसेट भी देता है जो कि उसके पिता ने नेक्स्ट ऑनर के लिए रिकॉर्ड की थी। वो उसे बताता है कि इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। रात को आयरिस जब उस कैसेट को प्ले करने वाली होती है तो उसकी दोस्त केटी वहां जाती है जो कि उसका बड़ा घर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसे बताती है कि कल रात को यहाँ पर एक लड़का आया था जिसने उसे $4000 दिए हैं और उसका कहना है कि बेसमेंट में कोई रहता है जिससे वो मिलना चाहता है। केटी को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। तभी वहाँ पर नील आ जाता है जो कि अपने साथ और $4000 लेकर आया था और वो उससे कहता है कि वो उसे उस लेडी से मिलवाए। आयरिस और केटी को नहीं पता था कि वहाँ पर सच में कोई रहता
है, इसीलिए वो उस बेसमेंट का दरवाजा खोल देती हैं। उस बेसमेंट के अंदर 2 चेयर्स रखी होती हैं और वहां पर एक दीवार थोड़ी टूटी हुई होती है। नील उस दीवार के सामने जाकर कहता है कि वो बाहर आ जाए क्योंकि उसे उसकी मदद चाहिए, और तभी उसके अंदर से वो लेडी बाहर आती है। ये देखकर आयरिस और केटी हैरान हो जाती हैं और नील उन दोनों को दूर रहने को कहता है और बैग हेड तुरंत आयरिस के पास जाती है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन आयरिस जब उससे कहती है कि वो रुक जाए तो वो रुक जाती है क्योंकि आयरिस इस घर की ऑनर है, तो वो उसकी बात मानेगी। नील उससे कहता है कि वो उससे कहे कि वो चेयर पर बैठ जाए। उसके बाद नील उसे एक रिंग देता है और बैग हेड उस रिंग को अपने मुंह के अंदर डालती है। तभी नील उसके हाथों को बांध देता है और जब वो उसके सर से बैग को हटाता है तो देखता है कि वहां पर उसकी माँ है। उसकी माँ ये देखकर उससे कहती है कि उसने उसे वापस क्यों बुलाया, तो वो उसे डांटने लगता है और कहता है कि वो उसे नहीं बल्कि अपनी वाइफ को बुलाना चाहता था। दरअसल वो रिंग वो उसकी माँ ने उसे गिफ्ट के लिए दी थी और इसीलिए बैग हेड के अंदर उसकी माँ की आत्मा आ गई थी। तभी अचानक उसकी आंखें काली हो जाती हैं और वो नील को डांटने लगती है। तभी वो चेयर से गायब हो जाती है और पीछे से आकर नील पर हमला कर देती है और उसके ऊपर उल्टी करने लगती है। तभी नील आयरिस से वो बैग उस पर लगाने को कहता है जिससे वो कंट्रोल में आ जाती है और उसके बाद आयरिस उसे वापस अंदर जाने का ऑर्डर देती है। लेकिन वो आयरिस को पीछे मुड़कर देखती है जिससे आयरिस काफी डर जाती है। ये सब देखकर वो नील से तुरंत यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि अब वो ये चीज दोबारा नहीं करना चाहती। नील उससे कहता है कि उसके पिता भी पहले यही काम करते थे, वो लोगों से 2000 लेते थे और ये जो लेडी नीचे बंद है इसके पास शक्तियां हैं जो कि आत्माओं को अपने अंदर बसा लेती है और सिर्फ 2 मिनट के लिए ही वो आत्मा उसके अंदर रह सकती है, जिसके बाद वो उन पर हावी हो जाती है। इसीलिए वो कहता है कि वो अपनी मरी हुई बीवी को देखना चाहता है क्योंकि वो उसे गुड बाय नहीं कह पाया था। लेकिन वो उसे इनकार कर देती है और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद वो दोनों कैसेट को प्ले करती हैं और इंस्ट्रक्शंस को सुनने लगती हैं जहां ओवेन ने बताया था कि वो प्रॉपर्टी एक स्पेशल टेनेंट के साथ आती है जो कि बेसमेंट में रहती है। वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी के ऑनर को ही ओबे करती है और अगर ऑनर उसके अंदर जाएगा तो वो उसे हार्म कर सकती है। इसीलिए ऑनर को किसी भी हाल में उस वॉल के अंदर नहीं जाना है और जितना वो उसे यूज करेंगे वो उतनी ज्यादा पावरफुल होती जाएगी। अगर ऑनर इस घर को छोड़कर जाने की कोशिश करेगा तो वो उस ऑनर को इतना हंट करेगी कि उसे वापस आना ही पड़ेगा और इसी रीजन की वजह से उसने अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ दिया। केटी आयरिस से कहती है कि अब वो ये दोबारा ना करे, लेकिन आयरिस कहती है कि उसके पिता ने उसे सारे इंस्ट्रक्शंस बता दिए हैं, वो 2 मिनट तक किसी डेट से बात कर सकते हैं, तो क्यों ना वो नील को दूसरा मौका दें ताकि वो और भी पैसे कमा सके। इसके बाद वो स्टेयर्स पर जाकर लिख देती है कि वो इस बेसमेंट को क्रॉस ना करे। वो बैग हेड से कहती है कि वो स्टेयर्स को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। अगली सुबह वो नील के घर जाती है और इधर केटी उस बेसमेंट के दरवाजे के आगे कुछ रखती है ताकि वो दरवाजा ना खुल सके। तभी अचानक वहां पर रखी हुई एक फोटो नीचे गिर जाती है जिसके पीछे ऑटो नाम लिखा हुआ है, जिससे वो समझ जाती है कि वो भी यहाँ का ऑनर रह चुका है। वो ऑटो के बारे में जब इंटरनेट पर सर्च करती है तो अचानक उसे लैपटॉप के पीछे ऑटो उसे घूरता हुआ दिखता है और गायब हो जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि बैग हेड उसके दिमाग के साथ खेल रही है। इधर आयरिस जब नील के पास होती है तो नील उसे बताता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। ये सुनकर आयरिस उसे बेसमेंट में ले जाती है और इस बार नील अपनी बीवी के सामान लेकर आया था और जब वो उसे अपने मुंह में डालती है तो बैग हेड के अंदर उसकी वाइफ आ जाती है। नील अपनी वाइफ से कहता है कि उसने उसे बहुत ही मिस किया और उसकी वाइफ भी उसे देखकर रोने लगती है। तभी नील उससे कहता है कि उसे पता है कि वो उसे धोखा दे रही थी, तो वो उसे उस लड़के का नाम बताए। ये सुनकर वो रोने लगती है और उससे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन तभी 2 मिनट से ऊपर हो जाता है जिससे बैग हेड उस चेयर से गायब हो जाती है और आयरिस जब उसे आदेश देने वाली होती है तो वो उसका मुंह बंद कर देती है और जोर से चिल्लाती है और उसके बाद वो अंदर जाने लगती है। आयरिस उससे कहती है कि वो उसकी गार्जियन है तो वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, तो वो उससे कहती है कि यहाँ पर कोई गार्जियन नहीं है, वो दोनों ही प्रिजनर्स हैं और ये कहकर वो अंदर चली जाती है। आयरिस सोचने लगती है कि आखिर इस बात का मतलब क्या था और वो नील से कहती है कि अब वो दोबारा ये सब नहीं करेंगे। आयरिस अपने पिता की फोटो देखने लगती है
और उन्हें याद करती है। और तभी अचानक बैग हेड उसके पिता को उसके सामने लाती है और उसे दिखाती है कि उसके पिता के साथ उसने क्या किया था। उस दिन उसका पिता बेसमेंट में गया था ताकि वो अपनी बीवी से बात कर सके, और बैग हेड ने जब उसकी वाइफ का रूप लिया तो अब अपनी वाइफ को आखिरी बार गुड बाय कहता है, क्योंकि अब वो इस प्लेस को जलाने वाला था। वो मिट्टी का तेल लाकर फ्लोर और बैग हेड पर गिरा देता है, लेकिन बैग हेड उससे कहती है कि वो बहुत गलत कर रहा है क्योंकि वो कभी नहीं मर सकती। लेकिन वो उसकी बात सुने बिना वहां पर आग लगा देता है, जिससे कि उसके अंदर ही आग लग जाती है और बैग हेड को वहां कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो अमर थी। रात को आयरिस जब सो रही होती है तो उसे लगता है कि केटी बेसमेंट में चली गई है। जब वो बेसमेंट में जाती है तो वहां पर अपने पिता को पाती है, जो कि उससे कहता है कि वो बैग हेड से दूर रहे क्योंकि वो उसके फियर को सेंस कर पा रही है। तभी अचानक उसके पिता के चेहरे की चमड़ी गिरने लगती है और उसके अंदर से बैग हेड निकलती है। ये देखकर वो उसका गला दबाने लगती है और जब वो उसका बैग हटाती है तो वो वहां पर अपने आप को पाती है और सपने के बाहर भी उस लॉकेट से उसका गला दब रहा था। और तभी वहां पर केटी आकर कैंची से उस लॉकेट को काट देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। उसके बाद केटी आयरिस से कहती है कि उसे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा यहाँ से दूर जाने के लिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रही तो बैग हेड उसे जान से मार डालेगी। और ये सारी बातें बैग हेड बेसमेंट से सुन रही होती है, लेकिन आयरिस उसकी बात नहीं मानती और वो उसे गाली भी दे देती है, जिससे केटी को बहुत बुरा लगता है और वो उसे कहती है कि वो उससे दोस्ती तोड़ रही है। केटी जब अपने कार में बैठती है तो उसे ऑटो की फोटो दिखती है, जो कि वहाँ का पहले का ओनर रह चुका था। वो डिसाइड करती है कि वो उसके घर में जाएगी ताकि वो देख सके कि उसकी मौत कैसे हुई थी। जब वो ऑटो के घर पहुंचती है तो वहां पर वॉल पे लगे हुए कई सारे रिसर्च पेपर को देखती है, यानी कि ऑटो भी उस कर्ज के बारे में जानता था और वो उससे बाहर निकलना चाहता था। इधर आयरिस बैग हेड के पास जाती है ताकि वो अपने पिता से बात कर सके और वो बैग हेड को अपने पिता की एक चीज देती है। तभी उसका पिता वहां पर आता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो वो उसे बताती है कि वो अब यहाँ की नई ऑनर है। उसका पिता ये सुनकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो चाहता था कि वो उस प्रॉपर्टी की ऑनर कभी ना बने, क्योंकि बैग हेड बहुत ही खतरनाक है जो उसे भी मार डालेगी। तभी 2 मिनट हो जाते हैं और ओवन की आंखें पूरी काली हो जाती हैं। तभी आयरिस बैग हेड के सर पर बैग लगा देती है, जिससे कि वो आगे कुछ भी नहीं कर पाती। और उसके बाद आयरिस बेसमेंट से बाहर जाती है, जहां वो उस डेट को जलाने की कोशिश करती है। आयरिस बहुत ज्यादा दारू पीती है और वॉशरूम में ही सो जाती है। और केटी जब रात को वहां पर आती है उसे सारी बात बताने के लिए, तो उसे आयरिस कहीं पर भी नजर नहीं आती। तभी उसे बेसमेंट से आवाज आती है। जब वो बेसमेंट में जाती है तो उसे वहां पर एक घड़ी नजर आती है। वो स्टेयर को क्रॉस कर लेती है और तभी वो अपने पीछे बैग हेड को देखती है। तभी बैग हेड उसके पेपर्स में से एक पेपर फाड़ कर मुंह में डाल लेती है, जिससे कि ऑटो की आत्मा वहां पर आ जाती है। केटी उससे पूछती है कि क्या वो इस कर्ज से बाहर निकल पाया था, तो ऑटो उससे कहता है कि इस कर्ज से कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। वो बताता है कि करीब 400 साल पहले 2 ब्रदर्स को एक औरत मिली थी जो कि कभी नहीं मर सकती थी, इसीलिए उन लोगों ने उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से एस्केप कर गई। ऐसा करने से उनके पूरे गांव में प्लेग फैल गया और वहां पर धीरे धीरे सभी लोग मरने लगे। उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक अंडरग्राउंड में उसे बंद करके रखेंगे और उसके सर पर उन्होंने बैग लगाकर उसे कैद कर दिया। लेकिन जब एक पीढ़ी को यह बात पता चली तो उस आदमी ने वो दीवार तोड़ दी ताकि वो उसकी पावर्स का इस्तेमाल कर सके और उनके सारे ओनर्स ही मरने लगे। तभी अचानक 2 मिनट हो जाता है। बैग हेड उससे कहती है कि क्या वो उसकी ऑनर है, तो वो उससे कहती है कि वो उसकी ऑनर नहीं है। तो बैग हेड हंसने लगती है और उसे पकड़ लेती है। अगले दिन जब आयरिस की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को वॉशरूम में लेटा हुआ पाती है। तभी वो केटी के मिस कॉल्स देखती है और तभी उसे केटी की आवाज बेसमेंट के अंदर के होल से आती है, लेकिन वो होल के अंदर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके पिता ने उसे मना किया था। लेकिन तभी केटी उसे अपनी जान बचाने के लिए बुलाती है, तो वो अपनी दोस्त को बचाने के लिए अंदर चली जाती है और उसे बाहर लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसे वहां पर केटी की लाश मिलती है। ये देखकर बैग हेड हंसने लगती है, जिसने उसकी दोस्त का रूप ले रखा था, और आयरिस तुरंत वहां से बाहर निकल जाती है। तभी वहां पर नील आ जाता है जो कि उसे स्टेयर से ऊपर ले जाता है और बैग हेड उसे पकड़ नहीं पाती। नील उसे
उसे पीने के लिए पानी देता है। तभी आयरिस को नींद आने लगती है तो वह उसे सुला देता है और उसके बाद वो बेसमेंट में जाता है। इधर आयरिस की जब आंखें खुलती हैं और उसे पता चलता है कि उसके पानी में नील ने बेहोशी की दवा मिलाई थी। तभी वो बेसमेंट में जाती है जहां वो देखती है कि नील ने उस डीड में अपना नाम लिख दिया है और वो बैकहेड से कह रहा है कि अब वो उसका ऑनर है तो अब वो उसे ओबे करे। लेकिन तभी उसका नाम उस डीड से अपने आप गायब हो जाता है। तभी अचानक वो उसकी वाइफ का रूप ले लेती है और कहती है कि वो दोनों फिर से एक हो जाएं, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे उस ऑनर को मारना पड़ेगा और वो इसका ऑनर बन जाएगा। उसकी बात मानकर वो आयरिस को मारने के लिए जाता है, लेकिन आयरिस उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो उसे ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। उसके बाद वो उसकी लाश को लेकर बेसमेंट में आता है और वो बैकहेड को आयरिस का फोन दे देता है और आयरिस के रूप में आ जाती है, जहां आयरिस उससे कहती है कि आखिर उसने उसे जान से क्यों मार दिया। नील उससे कहता है कि अब वो घर उसके नाम कर दे ताकि वो अपनी वाइफ के साथ हमेशा रह सके, लेकिन आयरिस उससे कहती है कि वो बेवकूफ बन गया है, उसने बैकहेड को उसका रूप दे दिया है, यानी कि वो उसके रूप का इस्तेमाल करके इस बेसमेंट से बाहर निकल सकती है। और तभी 2 मिनट हो जाते हैं और बैकहेड उसकी माँ के रूप में आकर उसका हाथ तोड़ देती है और वाइफ के रूप में उसके गले पर वार करती है और आयरिस के रूप में वो उसके सर पर चेयर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वो उस प्रॉपर्टी में आग लगा देती है और आयरिस के रूप की मदद से वो उस घर से बाहर निकल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।